हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये आपका सेकंड पार्ट है जो हमने एक लेक्चर स्टार्ट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये सेकंड लेक्चर है और इसके अंदर हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझने वाले हैं, कुछ नई बातें हम सीखेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमें। स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सबसे पहला है आपका डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और उसको हम क्यों पढ़ते हैं, उसका यूज़ क्या है। अ, मतलब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसका कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशो की, जो कि डायरेक्टली वो लिंक्ड है डायरेक्शन कोसाइन से। ठीक है। इसका भी एक रीज़न है कि इसका यूज़ हम क्यों करेंगे। देन हम अपने जो भी ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे उसका यूज़ करके हम पोजीशन देखेंगे लाइन की और रिप्रेजेंट किस तरह से करना है लाइन को यूजिंग डायरेक्शन कोसाइन इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में हम लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सब बातें आ जाते हैं वाई के ऊपर कि क्यों पढ़नी है हमें। आपको पता है कि 2 डायमेंशन में किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमें। एक तो इंक्लिनेशन, या इसको आप कह सकते हो कि स्लॉप। ठीक है। स्लॉप कैसे पता चलता था, ये था m इज इक्वल टू टेन थीटा, या इस m को आप लिखते थे y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। और ये जो दोनों पॉइंट होते थे आपके वो लाइन के ऊपर होते थे, इससे हम इसका स्लॉप निकालते थे। ये क्लियर है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो आपको लाइन के आपको किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक तो उसका इंक्लिनेशन और उसके ऊपर कोई एक पॉइंट। अगर आपके पास स्लॉप है और लाइन है, एक पॉइंट है लाइन के ऊपर, तो उसको हम कहते थे पॉइंट स्लॉप फॉर्म। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते थे 2 डायमेंशन में। अब 3 डायमेंशन की बात है तो 3 डायमेंशन में भी हमें इंक्लिनेशन का पता होना चाहिए तीनों एक्सिस के साथ। तो आप ये गैस कर सकते हैं कि जहाँ पर यहाँ पर ये थीटा सिर्फ एक एंगल हुआ करता है यहाँ पर 2 डायमेंशन में, इस तरह से। चाहे मैं चलिए कहीं भी बना देते हैं इसको, ये एक्स एक्सिस है और आपकी वाई एक्सिस है। तो ये एक थीटा एंगल हुआ करता था आपका 2 डायमेंशन में। बट 3 डायमेंशन में आप गैस कर सकेंगे कि जब 3 एक्सिस है तो तीनों पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बनाएगी, ठीक है, उससे हमें इंक्लिनेशन का पता चलेगा। वो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए जो कि अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो ये रीज़न है। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपके पास 3 एंगल आएंगे। 3 एंगल आएंगे जिससे हमें इस लाइन, किसी भी लाइन का 3 डायमेंशन में इंक्लिनेशन पता चलेगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जब हम डायरेक्शन कोसाइन अभी पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ कुछ अल्फ़ा इस तरह से भी लिखते हैं, मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि थोड़ा सा लिखने में आसान होता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को। अब डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बता दिया कि इसको हम क्यों चाहिए हमें, मतलब इसको हम क्यों पढ़ते हैं। और अब इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये खुद एक्चुअल में क्या है। तो अब ये डायग्राम जो आपके सामने है, इससे आप एक देखिए, आपके पास एक लाइन है। मैं इसको एक लाइन मान लेता हूँ। ये आपका O है और ये P है। तो हमारे पास एक लाइन है OP। हमारे पास एक लाइन है, लाइन L कहेंगे शॉर्ट में इसको, OP। अब इसके आप ये देखेंगे कि ये लाइन है जो तीनों पॉजिटिव एक्सिस के साथ X, Y एंड Z एक्सिस या Z एक्सिस के साथ ये कुछ एंगल बना रहा है। तो आपको एक एंगल यहाँ पर दिख रहा है अल्फ़ा, ये आपको एक एंगल दिख रहा है अल्फ़ा। और OP जो Y एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है आपका बीटा। और OP ये जो लाइन है, लाइन L जो Z एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है आपका गामा, अल्फ़ा, बीटा, गामा। ये 3 एंगल हैं। अब जब इन 3 एंगल का हम कोसाइन लेते हैं, मतलब मैंने लिखा कोसाइन कोसाइन कोसाइन, तो कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, कोसाइन ऑफ बीटा एंड कोसाइन ऑफ गामा, ये 3 मैंने कोसाइन लिए।
इसी को हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। अब ध्यान से समझते चलेंगे हम इसको कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। बहुत ही लॉजिकल है। जैसे जैसे आप अभी इस लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होता जाएगा कि अब भाई कॉस अल्फ़ा ही क्यों, कोसाइन ही क्यों। ठीक है, इसका बहुत प्यारा सा जवाब है जो हम अभी देखेंगे। तो ये तो आ गया आपके सामने डायरेक्शन कोसाइन। अब इस डायरेक्शन कोसाइन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने कहा कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। एक्स एक्सिस है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा अल्फ़ा क्या है, मतलब कि खुद जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है। तो वो एंगल है इसका 0, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0। बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है तो वाई के साथ वो क्या एंगल बना रहा है, वाई के साथ भी क्या एंगल है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा π/2। एंड गामा की वैल्यू, इस केस में गामा क्या होगा, एक्स एक्सिस है तो गामा हमारा ये हमारा गामा हो जाएगा। ठीक है, तो गामा की वैल्यू क्या है π/2, ये भी π/2 है। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या आएगा, कोसाइन 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। दूसरा आएगा कोसाइन π/2 जिसकी वैल्यू होती है 0 एंड कोसाइन π/2 अगेन, इसकी वैल्यू भी होती है 0। तो ये पता चल गया कि डायरेक्शन कोसाइन हम किस तरह से निकालते हैं। वाई एक्सिस के लिए, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आप करके देखो, बहुत ही सिंपल सा जवाब आपको मिल जाना चाहिए, 0 1 0। एंड जेड एक्सिस के लिए 0 0 1। ठीक है, तो ये आएंगे। अब जेड एक्सिस को हम क्या मान रहे हैं, पूरी एक लाइन मान रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग, उसका डायरेक्शन कोसाइन बताइए। अब यहाँ पर आप देखोगे कि लेंथ मैटर नहीं कर रही है, एक्स एक्सिस कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो लेंथ यहाँ पर मैटर नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा समझ रहे हैं जो कि एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब इसका बहुत ही अच्छा लिंक है आपका वेक्टर अलजेब्रा से, जो कि अभी आपको पता चलेगा। तो ये सब बातें आपको क्लियर हो गई। अच्छा, ये जो मैंने केस लिया था लाइन एल का, ध्यान देना है इस बात पे कि ये जो लाइन है आपकी ओरिजिन से क्रॉस हो रही थी, ये लाइन आपकी ओरिजिन से क्रॉस हो रही थी, देख सकते हो आप। अब अगर मैं कोई ऐसी लाइन ले लूँ इसी के पैरेलल जो ओरिजिन से क्रॉस नहीं कर रही है, तो उस केस में डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, आप गेस करें। जैसे मैंने ये लाइन ले ली एक जो कि इसके पैरेलल है, मैं इसको बोलता हूँ ओ डैश पी डैश, या इस लाइन को पूरा ही लिखते हैं एल डैश। तो एल डैश का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो आप ये पाएंगे कि इसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो भी वही सेम है अल्फ़ा। बीटा जो वाई एक्सिस के साथ जो ये एंगल बना रहा है वो भी सेम है। एंड जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है लाइन एल डैश, वो भी सेम है। तो जब मतलब अगर ये एक लाइन है ओ पी, उसके पैरेलल कोई लाइन है, ठीक है, पैरेलल है, तो इन दोनों का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो सेम होगा, क्योंकि एंगल में कोई चेंज नहीं आया है। तो आप ये कहेंगे कि ओरिजिन से क्रॉस करे लाइन या किसी अदर पॉइंट से क्रॉस करे, जब तक वो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है, जैसे दो लाइन है वो दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो उनका डायरेक्शन कोसाइन सेम होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी, जिससे हम एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर हमारा एक प्रॉब्लम है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये इसकी। तब हम समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन की एक प्रॉपर्टी को। तो आप इस डायग्राम को आप देखिए, इस डायग्राम से आपको ये पता चलेगा कि जो आपका P है, जो OP है, जो लाइन है लाइन L, उसका एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन है वो ये लेंथ होगी। मतलब आप देखेंगे वैसे तो ये साइड आता है, बट मैंने उसको यहाँ लिख दिया, एक ही बात है।
और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है इस लाइन की प्रोजेक्शन वाई होगी, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इस लाइन की प्रोजेक्शन जेड होगी। ये ठीक है, इतना क्लियर है। ये वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट है, बहुत ही कॉमन है, और अभी और आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ देखनी है। सबसे पहले हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, x, y और z की। तो x की वैल्यू आप देखेंगे, ये आएगा आपका ओ पी कोसाइन थीटा। अब यहाँ पर आप जनरल एक आपकी ट्रिग्नोमेट्री आप लगाएंगे तो उससे भी आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो उसके लिए मैं थोड़ा सा और इस डायग्राम को और बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये इस तरह से ये आपका रेक्टेंगल आ गया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक पॉइंट 3 डायमेंशन में हर एक पॉइंट के लिए एक रेक्टेंगल जो है उसके साथ एसोसिएटेड होगा। तो उसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक रेक्टेंगल मिल गया है हमें। ठीक है, आप यहाँ से एक डायरेक्ट इसको आप इस एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्ट करिए। ठीक है, आपको कुछ इस तरह की लाइन मिलेगी, और ये जो आपका एंगल है ये आपका एंगल अल्फ़ा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अल्फ़ा एंगल है, मैं आपको एक वैल्यू निकाल के दिखा दे रहा हूँ, और ये एक्स है। तो यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री अपना लगाइए। ये जो प्रोजेक्शन है इसकी लेंथ जो है सेम रहेगी, वो लेंथ ओ पी। तो आपको पता है कोसाइन थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पर ये अगर आपका एंगल अल्फ़ा है तो जो बेस है यहाँ पर आपका एक्स है, और हाइपोटेनस आपका ओ पी। तो ये हो गया आपका कोसाइन, सॉरी ये अल्फ़ा लिखना चाहिए था मुझे। तो ये यहाँ से आपका x की वैल्यू क्या आ गई आपकी ओ पी कोसाइन थीटा, और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास ओ पी, मैंने यहाँ पर फिर थीटा लिख दिया, सॉरी, कोसाइन अल्फ़ा, यहाँ पर कोसाइन बीटा, एंड z की वैल्यू आएगी आपके पास ओ पी कोसाइन गामा। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इसका वेक्टर अलजेब्रा का भी लिंक बताऊंगा। तो अगर आप इस लाइन को वेक्टर मान लेते हैं, वेक्टर ए, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा वो होता है आपका ए वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर आई के साथ ए का आप जो अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कोसाइन थीटा। जो आपका एंगल, सॉरी, जो आपका वेक्टर ए और एक्स एक्सिस के बीच में जो एंगल है, मतलब मैं बिल्कुल यहाँ पर इसके हिसाब से लिखूँ तो अल्फ़ा ही हो जाएगा ये। तो ये हमने ये निकाला है प्रोजेक्शन, सिंपल है, ये प्रोजेक्शन है। क्लियर हो गया, मैंने आपको दो तरह से बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि आपको ओ पी की वो निकालनी है, लेंथ निकालनी है, तो आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। आप दो पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट ओरिजिन पर और एक पॉइंट यहाँ पर। आपने इस पॉइंट को हमने मान रखा है इसके अकॉर्डिंग, ये जो आपका पॉइंट है ये है आपका एक्स वाई एंड जेड। जब आप इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास ये आएगा ओ पी, जो लेंथ होगी आपकी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना सबको पता है। बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा आपका ओ पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये वैल्यूज़ अब हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो पुट करने पर ओ पी स्क्वायर सब में है, तो मैं यहाँ पर ओ पी को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन ले लिया मैंने, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा, और ये है आपका ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी से ओ पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा है, जो आपके पास रिज़ल्ट आया है वो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज़ इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है डायरेक्शन कोसाइन।
अब शॉर्ट लिखने के लिए बार बार ये कोसाइन अल्फ़ा बीटा लिखना बहुत लेंदी हो जाता है, तो कोसाइन अल्फ़ा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एल से रिप्रेजेंट करते हैं कोसाइन अल्फ़ा को, तो ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर, प्लस कोसाइन बीटा को एम से करते हैं एम स्क्वायर, कोसाइन गामा को हम एन से करते हैं तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास एक ये शॉर्ट में हमारे पास क्या आ गया कि जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, एल जो है हमारा ये डायरेक्शन कोसाइन है, एम कोसाइन बीटा के लिए, और एन जो है आपका कोसाइन गामा के लिए। यहाँ तक कोई डाउट, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करें और पूछें। और ये हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे एक हमें और ख़ास बात पता चलेगी। वो ख़ास बात क्या है? वो ख़ास बात ये है कि आप ये कह सकते हो कि ये लाइन जो है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ, तो अब जो ये पॉजिटिव एक्सिस के साथ ये, अगर मैं इस तरफ से इस लाइन को देखूं तो कुछ अलग एंगल ये बना रहा है। वो एंगल सेम तो नहीं होगा, वो एंगल आपका जैसे हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा जो एक्स एक्सिस के साथ बनेगा एंगल, और पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसी लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया है और अब मैं यहाँ से एंगल देख रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखना, समझना इसे, क्योंकि अभी जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हमारे पास दो वैल्यू आने वाली है, तो ध्यान देना है उसमें। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि एक लाइन एल है, हमारे पास एक लाइन एल है, वो एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल जो है वो पाई बाय 4 है, और वाई एक्सिस के साथ जो उसका एंगल है वो पाई बाय 3 है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया वाई एक्सिस के साथ। तो हमें जेड एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है वो पता करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या यूज़ करेंगे, प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन कोसाइन की है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अल्फ़ा एंगल वो होता है जो कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, तो वो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, पाई बाय 4। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मैंने वो फार्मूला लिखा है। कोसाइन स्क्वायर वाई के साथ बीटा आता है, यहाँ पर बीटा एंगल कौन सा होता है, जो लाइन है वो वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, तो ये है आपका पाई बाय 3। और हमें कोसाइन स्क्वायर गामा हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है, ये है 1। अब आप देखोगे यहाँ पर कोसाइन स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ये होता है 1 बाय 2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देन जो हमारी कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 बाय 4, सॉरी माइनस 1 बाय 2, ये दोनों वैल्यू इस साइड आ जाएगी। इसको जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर ही लेते हैं, तो ये हो गया 4 माइनस 1 माइनस 2। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है 1 बाय 4। तो यहाँ पर कोसाइन ऑफ गामा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1 बाय 2, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे हम, तो दो वैल्यू आई, तो इसके मतलब हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं। एक एंगल आ रहा है हमारे पास पाई बाय 3 और एक एंगल आ रहा है हमारे पास 2 पाई बाय 3, जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर एक एंगल, एक छोटा सा मैं आपको 2 डायमेंशन में ही समझ लेते हैं हम इसे। ये एक एक्सिस है और ये दूसरी एक्सिस है, और यहाँ से एक लाइन क्रॉस हो रही है। ठीक है, हमने बोला था कि x पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो ये लाइन एंगल बनाएगी हम उसको कंसीडर करेंगे, तो ये वाला कुछ एंगल होगा अल्फ़ा। अब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ये जो एक्सटेंडेड लाइन है, तो ये भी तो एक एंगल बना रही है।
ये एंगल बना रही है। तो ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल आपका हो गया पाई 180 हो जाए ये पूरे लाइन का एंगल, एंड पाई माइनस हम अल्फ़ा कर देंगे। तो उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर पाई बाय 3 वैल्यू आई, पाई बाय 3 वैल्यू आई। अब इसको अगर मैं पाई से माइनस कर दूँ, ठीक है, सॉरी, पाई में से मैं इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 2 पाई बाय 3। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और देखनी है कि जब भी आप ये पाई माइनस अल्फ़ा की वैल्यू यूज़ करेंगे, या पाई माइनस बीटा की यूज़ करेंगे, या पाई माइनस गामा की वैल्यू यूज़ करेंगे, तो कोसाइन का जो साइन है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। इस एग्जांपल में हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। इसमें कहा गया है कि एक लाइन एल है जो कि ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, मतलब ओरिजिन और एक पॉइंट दिया गया है हमें, पॉइंट 1 2 3 से वो क्रॉस कर रहा है, और हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन, अब डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है क्या होता है, जैसे कोसाइन अल्फ़ा, कोसाइन बीटा एंड कोसाइन गामा। अब ये वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, तो इसको ग्राफिकली हमें समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं ज़रा वो फिर से अपना पिक्चर लेके आता हूँ। तो हमारे पास हमारी ये पिक्चर आ गई है डायरेक्शन कोसाइन की। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लाइन है एक, और वो लाइन जो है ओरिजिन से और एक पॉइंट से होके क्रॉस कर रही है, और उस पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है इन्होंने दिया है हमें, मैं इधर लिख देता हूँ इस पॉइंट P को 1 2 3। तो हमें अगेन आपने जैसे देखा था कि प्रोजेक्शन वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको हम फिर से यूज़ करेंगे। क्या थी वो प्रॉपर्टी, कि x इज़ इक्वल टू ओ पी कोसाइन अल्फ़ा। आप देख सकते हो हम आसानी से यहाँ से कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमें यहाँ पर x की वैल्यू भी पता है, और हमें यहाँ पर OP की वैल्यू भी पता चल जाएगी डिस्टेंस फार्मूला लगा के। ठीक है, क्योंकि रीज़न ये है कि जब ये लाइन जो है ओरिजिन से क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपका ओरिजिन है तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, y की वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगी, और z की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। इतना क्लियर है। तो हम ये यूज़ करेंगे x इज़ इक्वल टू ओ पी, वाई इज़ इक्वल टू ओ पी कोसाइन बीटा, एंड z इज़ इक्वल टू ओ पी कोसाइन गामा। तो OP को हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। तो मैं पूरा लिखूँगा नहीं, आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। चलो लिख ही देते हैं। OP, दो पॉइंट है अगर किसी भी लाइन पर, या स्पेस में दो पॉइंट है, 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर दो पॉइंट है, और एक पॉइंट है O जो है आपका x1 x2 x3, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, x1 y1 z1, और P की वैल्यू है आपकी x2 y2 z2। तो जो इन दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस होगी OP, वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस में z2 माइनस z1 का स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर रूट है। ठीक है, और यहाँ पर अब x1 आगे आए या पीछे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्क्वायर है, हमें यहाँ पर डिस्टेंस से मतलब है जो कि हमें मिल रही है। इसको आप अभी आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, फिर से 12th क्लास में आपने पढ़ी है ये सब बातें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, बट मैं कहूँगा आपको एक बार कि आप इसको प्रूफ करके देखो कि कैसे प्रूफ होगा। बहुत आसान है, अच्छा लगेगा। तो यही मैंने OP यूज़ किया है। अब जो एक पॉइंट था हमारा वो इसमें से 0 था, और दूसरा पॉइंट 1 था, और फिर यहाँ पर ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 14। स्क्वायर रूट ऑफ 14 आ गई है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कोसाइन अल्फ़ा की वैल्यू। x हमें पता है 1 है, और यह
आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 14, OP यहाँ डिवीज़न में आ जाएगा। कोसाइन बीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, 2/√14 एंड कोसाइन गामा की वैल्यू आपके पास आई 3/√14। तो ये तो हमने देखा कि किस तरह से हम इसको इवेल्युएट करेंगे, किस तरह से हम अगर पूछा जाए कि ये डायरेक्शन कोसाइन निकालिए तो वो हम कैसे निकालें। अब एक रिलेशन यहाँ पर आता है जो कि बहुत सारे हमारे कैलकुलेशन को आसान बनाता है, वो है आपका डायरेक्शन रेशोज़। डायरेक्शन रेशोज़, अब उसको हम पढ़ते हैं कि वो क्या है, और बहुत ही मतलब कोई कुछ नया ही सीखने को मिलेगा, बहुत अच्छी चीज़ है, समझते हैं उसे भी। तो ये हो गया आपके सामने डायरेक्शन रेशोज़ का। अब मैं पढ़ाता हूँ। देखिए डायरेक्शन रेशो मैं आपको सबसे पहले डायरेक्टली बता दे रहा हूँ, एक डायरेक्ट डेफिनेशन जो है उसकी, फिर उसके बाद उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं। डायरेक्शन रेशोज़ कुछ 3 नंबर होते हैं जिसको हम ट्रिपल बोलते हैं, ट्रिपल, और जिनमें से आपका एक है A और एक B और एक C। हम कहते हैं कि डायरेक्शन रेशोज़ वो होते हैं जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब कि A B C अपने कोरस्पॉन्डिंग कोसाइन के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि A जो है L के प्रोपोर्शन में होगा, L के प्रोपोर्शनल होगा, B जो है आपका वो M के प्रोपोर्शन में होगा, और जो C है आपका वो N के प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, सॉरी प्रोपोर्शन नहीं, प्रोपोर्शनल। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सीधा सीधा प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि A जो है समहाउ L के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि डिपेंड कर रहा है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट तो होगा। तो उस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं K, जो कि एक रियल नंबर का एलिमेंट है, वो कांस्टेंट K है। अब इनके बीच का रिलेशन हम देखते हैं, मतलब क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो K है, एक नंबर ले लिया हमने। अच्छा, अब ये ABC आप देख रहे हो, हमने एक नई चीज़ यहाँ पर लेके आए हैं, बट L M और N जो है वो एक अभी हमने देखा उसके बारे में। तो जो K ऐसा कुछ नंबर जो K है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि वो क्या है। K कुछ ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है। ठीक है, जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो इक्वल ही लेंगे, मतलब K की वैल्यू एक जो L से प्रोपोर्शनल है वो और जो B और M के प्रोपोर्शनल जो K की वैल्यू है वो अलग अलग नहीं होगी, वो सेम होगी। इनफैक्ट जो K की वैल्यू है ना, ये जो आपका लाइन OP है उसकी लेंथ होती है। ठीक है, जो K है लेंथ ऑफ लाइन। तो लेंथ ऑफ लाइन जो है वो आपका डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन को जोड़ रहा है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि मैंने अगर ये कहा कि A जो है L के प्रोपोर्शनल है, तो मैं लिखूँगा A इज़ इक्वल टू के एल, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कुछ लगेगा तो वही हम K ले रहे हैं, और वो K एक ऐसा होना चाहिए जो कि इन तीनों में मतलब हाँ इन तीनों में जो है कॉमन हो बिल्कुल, क्योंकि वही सेम लाइन से ही तो रिलेट कर रहे हैं ना, हम सब कुछ सेम लाइन के लिए ही हम रिलेट कर रहे हैं। अब A है और B है, B के लिए आप लेंगे K M, C जो है आप लिखेंगे K N। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि L को हम इधर लिख लेते हैं ऐसे, इस तरह से A बाय L इज़ इक्वल टू K, B बाय M इज़ इक्वल टू K एंड C बाय N इज़ इक्वल टू K। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A बाय L इज़ इक्वल टू B बाय M इज़ इक्वल टू C बाय N इज़ इक्वल टू K। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने देखा था कि डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्सिस का था उसके लिए L की वैल्यू क्या थी, 1 थी, M की और N की वैल्यू क्या थी, 0 थी। ठीक है, एक्स एक्सिस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि M और N की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है।
तो आप ये कह सकते हो कि भाई ये बताओ कि कोई भी नंबर है, अगर मैं उसको ज़ीरो से डिवाइड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इसकी तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, इसका क्या मतलब है। तो आप इस तरह से ना देखकर आप इसको प्रपोर्शन की तरह देखें। ठीक है, आपने रेशियो और प्रपोर्शन पढ़ा है ना, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ा है। तो ये रेशो है, और दो रेशो जब इक्विवेलेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो प्रपोर्शन में है। ए एल बी एम जो है प्रपोर्शन में है। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, हम इसको एज अ प्रपोर्शन लेंगे। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता दूँ। मान लेते हैं कि ए की वैल्यू है और इसके नीचे मैंने लिख दिया ज़ीरो, विच इज़ इक्वल टू बी बाय एम। मैं अभी बी बाय एम ही लेता हूँ, इसी से आपको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। तो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू एम इज इक्वल टू बी इंटू ज़ीरो। इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ज़ीरो आएगी। ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर आपको पता है एल क्या है, एल को हम डिनोट करते हैं कोसाइन अल्फ़ा से, सॉरी कोसाइन अल्फ़ा को हम एल से डिनोट करते हैं। तो कोसाइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है। तो इसका मतलब कि ये एक ऐसी लाइन है, ये ज़ीरो कब होता है, जब ये वैल्यू पाई बाय 2 होती है। तो इस केस में या तो हम इस लाइन की बात कर रहे हैं वाई एक्सिस की या जेड एक्सिस की। अब आप देखोगे कि जेड एक्सिस पर सॉरी जेड एक्सिस का एक्स पर आपका प्रोजेक्शन, या जेड एक्सिस का एक्स पर प्रोजेक्शन हमेशा ज़ीरो होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि अगर मैंने इसको इस तरह से लिखा तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो ए की वैल्यू है वो ज़ीरो है। अभी जो हम एक एग्ज़ाम्पल करने जा रहे हैं उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो आपका x है वही a की वैल्यू है, y जो है वही b की वैल्यू है, और z जो है वही c है। यहाँ पर जो हमने a b c लिया है, अगर ये वाला पॉइंट हम ओरिजिन पर ले रहे हैं तो ध्यान देना है इसे, कंफ्यूज नहीं होना। ना समझ में आया हो तो आप इसको फिर से देख लेना थोड़ा पीछे करके, क्योंकि मैं बहुत ही अभी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहा हूँ आपके सामने कि इस प्रपोर्शन का क्या मतलब है ना। ये कन्फ्यूज़न किसी को ना हो कि अगर किसी नंबर के नीचे ज़ीरो है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इसको एज अ प्रपोर्शन देखेंगे। एक दूसरा और एग्जांपल ले लेता हूँ। अब मान लेते हैं कि a बाई ज़ीरो की जगह b जो m की वैल्यू है वो ज़ीरो है, ठीक है, और ये ये हमारा l है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि b की वैल्यू जो है हमारी ज़ीरो आ रही है। तो अभी जो मैं आगे आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये ध्यान रखना है, प्रोपोर्शन वाली बात को अच्छे से समझना है अभी। बट इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं, इससे भी कुछ प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, वो भी देख लेते हैं। तो हमने देखा कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, a बाय एल, b बाय एम एंड आपका c बाय एन। और a b c आपके यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन रेशोज़ हैं, ठीक है। और ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है जो कि किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, नहीं a की वैल्यू नहीं, हम l की वैल्यू लेते हैं। l की वैल्यू आपके पास आएगी a डिवाइडेड बाय k, m की वैल्यू b डिवाइडेड बाय k एंड n की वैल्यू c डिवाइडेड बाय k। अब हमने देखा था कोसाइन डायरेक्शन किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एम की वैल्यू बी स्क्वायर बाय के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंड ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल गई। अब समझना मेरी बात को धीरे धीरे, मैंने जो अभी जस्ट आपको भी कहा था,
अब ये बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पर ए, बी और सी एक्चुअल में है क्या। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो हम रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं ना, कि किसी भी पॉइंट के साथ एक रेक्टेंगल जो एसोसिएट होता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर इसको विजुअलाइज करने के लिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो अब उसको आप समझते जाओ बस। तो यहाँ से आपको जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारे लिए डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो गई है, जो कि पहले जो हमने मेथड यूज़ किया था कि आप डायरेक्ट उसका 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालिए, ये सब करिए, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमारे पास अब यहाँ पर k की वैल्यू आ गई है, तो हमारा l हो गया a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड m की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, m डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड सेम n के लिए भी। तो आप इस तरह से डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भाई एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है क्या। बहुत इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, और अगर मैं कहूँगा कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, हर चीज़ों को समझ के चलो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, आप ध्यान रखना, इसको दिमाग में लेके बैठना है कि या ए बी और सी यहाँ पर क्या क्या है, हम अब उसकी बात करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और बहुत ही सोच समझ के क्वेश्चन रखा गया है ये, कि हमें ये प्रूफ करना है कि एक पॉइंट जो P है, ये पॉइंट P है आपका, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉइंट P है आपका A, B एंड C। इसका मतलब कि ये जो लेंथ है आपकी वो A है, ये जो लेंथ है वो आपकी B है, और ये जो Z की लेंथ है आपकी वो C है, जो कि मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की थी। थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे कि ये क्वेश्चन मुझे पहले करवा देना चाहिए था, ताकि उतनी ज़्यादा बात नहीं होती, बट कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। हाँ, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी आर डायरेक्शन रेशोज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको ये दिखाना है कि ए इज़ प्रपोर्शनल टू एल, बी इज़ प्रपोर्शनल टू एम एंड सी इज़ प्रपोर्शनल टू एन, एंड एल एम एन आपका डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ पर अगेन वही सेम प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, प्रोजेक्शन वाली। हम लिख सकते हैं यहाँ पर A इज़ इक्वल टू, इस लाइन को मैं R मान लेता हूँ, इस लाइन की जो लेंथ है उसको मैं मान लेता हूँ R, मतलब OP इज़ इक्वल टू R है। तो A इज़ इक्वल टू R कोसाइन अल्फ़ा, B इज़ इक्वल टू R कोसाइन बीटा, एंड C इज़ इक्वल टू R कोसाइन गामा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल आपको ये मैंने ट्रायंगल वाला जो था आपका ट्रिग्नोमेट्री से भी बता दिया था, और वेक्टर अलजेब्रा से भी मैंने आपको ये बता दिया था। तो ए बी सी हमारे पास आ गया। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आप a डिवाइडेड बाय कोसाइन अल्फ़ा करेंगे, विच इज़ इक्वल टू b डिवाइडेड बाय कोसाइन बीटा, एंड विच इज़ इक्वल टू c डिवाइडेड बाय कोसाइन गामा, जो कि r के इक्वल आ रहे हैं सारे। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि a जो है कोसाइन अल्फ़ा से के प्रपोर्शनल, मतलब ये जो नंबर a है वो डायरेक्शन कोसाइन के प्रपोर्शनल है। मतलब a इज़ इक्वल टू क्या था यहाँ पर, r कोसाइन अल्फ़ा। यहीं पर से आपको दिख जाना चाहिए था ये। क्लियर है। अब आ जाता हूँ मैं फिर से उस बात पर जो मैंने आपको प्रोपोर्शनल वाली बात बताई थी, कि अगर a बाय ज़ीरो और b बाय m है। चलो इस बार हम लेते हैं b बाय m इज़ इक्वल टू c बाय ज़ीरो। तब आपको ये तो क्लियर हो गया कि अगर ये पॉइंट ओरिजिन है हमारा, तो ये जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं वो a b और c ही होते हैं, जो इसकी लेंथ है। मतलब कि इस लाइन की जो प्रोजेक्शन है x एक्सिस पर
वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर, वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशोज़। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब इसको ध्यान रखना। प्रोजेक्शन ऑफ ओ पी along x, y and z axis are डायरेक्शन रेशोज़। तो अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशोज़ क्या होता है, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशोज़ प्रोपोर्शनल है किसके, डायरेक्शन कोसाइन के, बट क्यों है, बट वो क्यों है ऐसा, यहाँ पर क्या लिंक है। तो आप देखोगे कि ये डिपेंड करेगा कि ये जो आपका लाइन एल है ये किस तरह से एंगल बना रहा है एक्स, वाई और जेड के साथ। तो जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, मैंने यहीं से मैं आपको फिर से बताता हूँ। जैसे सी की वैल्यू यहाँ पर हमें पता है क्या आएगी, सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पर आने वाली है 0। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपका लाइन है वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है। मतलब कि अगर मैं इसका वाई एक्सिस पर कोई प्रोजेक्शन निकाल रहा हूँ तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो वो किस केस में होगा, जब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरह की होगी, ठीक है, अगर ये आपकी ओ पी लाइन है। तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फ़ा की जो वैल्यू है, सॉरी गामा की जो वैल्यू है वो क्या है, π/2 है। तो इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा इसकी सी की वैल्यू। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सी जो है डायरेक्शन रेशो के डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर कोसाइन अल्फ़ा के ऊपर। सब कुछ क्लियर है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाए, π/2 हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा की वैल्यू, इसी केस में अल्फ़ा की वैल्यू जो अल्फ़ा की वैल्यू π/2 हो जाए, तो ये लाइन आपके कुछ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगी। तो आप देखोगे कि ये एक्स एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है और जेड एक्सिस के भी परपेंडिकुलर है, और दोनों पर अगर आप इसका वो निकालेंगे, प्रोजेक्शन निकालेंगे तो 0 आएगा। मतलब कि कोई भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई लेंथ नहीं होगी, ना ही जेड एक्सिस के अलॉन्ग कोई लेंथ होगी। तो इन सब का ये मतलब है डायरेक्शन रेशो का। तो आपने देख लिया कि डायरेक्शन रेशो से किस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकालते हैं, और इस तरह से अगर ये लाइन ओरिजिन से क्रॉस हो रही है और ये दूसरा पॉइंट है, तो ए बी सी जो है यही हमारे डायरेक्शन रेशोज़ होंगे, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज़ ये हमारे ए बी सी, और वो क्यों डायरेक्शन कोसाइन पर डिपेंड करते हैं ये सब मैंने आपको बता दिया है। अभी नेक्स्ट जो मैं अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन की रिप्रेजेंटेशन है 3 डायमेंशन में, मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसको हम, और स्टार्टिंग हमारी इसी पॉइंट से होगी। ये जो मैंने अभी पॉइंट आपको समझाया है, इसी पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे, तो इसको ध्यान से समझ लेना है। अब देखो, मेरा काम था समझाने का, मैंने समझा दिया, लेकिन जब तक आप प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक ये आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, कन्फ्यूज़न रहेगी। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको मेहनत करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए, जो भी आपका सर्कल है उसमें शेयर करिए, ताकि और सबको पता चले। थैंक यू वेरी मच।